हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का। हमने फर्स्ट देख लिया है, सेकंड कर लिया है। आज हम थर्ड जो हमारा रेमेडीज़ हैं इसमें हम करने वाले हैं। पहले हम करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेकंड वाली, फिर हम देखेंगे और सारी चीज़ें। ठीक है, देखो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इसका मतलब क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि मैरिज का एसेंशियल क्या है, मतलब मैरिज की इंपॉर्टेंस क्या है। मैरिज में क्या होता है ना, नेसेसरी होता है। द नेसेसरी इम्प्लीकेशन ऑफ मैरिज इज दैट पार्टीज विल लिव टुगेदर। देखो, अगर एक आदमी और एक औरत, देखो यहाँ पे ये पहले ए और बी थे, सिर्फ पहले ये मेल और फीमेल थे। शादी मैरिज के बाद इनको स्टेटस मिलता है हस्बैंड और वाइफ का, और इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रहेंगे। फिर वो अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देंगे, मतलब अपने बच्चे को जन्म देंगे, और जो वो बच्चा पैदा होगा उसे हम कहेंगे लेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब कि वो इन द आई ऑफ लॉ एक लीगल चाइल्ड है। तो ये होता है कंसेप्ट मैरिज का। तो यहाँ पे क्या है, मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पार्टीज हैं वो साथ में रहें। ठीक है, तो मैरिज में क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ आर एंटाइटल्ड टू ईच अदर्स कंपनी प्लस कंफर्ट। तो मैरिज में हस्बैंड एंड वाइफ कंपनी देते हैं एक दूसरे को, प्लस कंफर्ट भी देते हैं। लेकिन तो फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या है। देखो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का मतलब ये है, रेस्टिट्यूट करना मतलब वापस लेके आना। क्या, कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल का मतलब है मैरिज रिलेटेड राइट्स। कुछ ऐसी चीज हो गई है जिसमें जो मैरिड राइट है वो किसी एक पार्टी से छिन गए। मैरिज का राइट क्या है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रहेंगे, ये है मैरिज का राइट। दोनों की कंपनी और कंफर्ट, दोनों एक दूसरे को कंपनी देंगे, दोनों एक दूसरे को कंफर्ट देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ किसी कारण से साथ में नहीं रहते हैं। तो जो पार्टी, मान लिया जाए हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया और वो कहीं और जाके रहने लगा, तो वाइफ कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट से बोलेगी कि मेरा ये राइट था शादी के बाद कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहे, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रह रहा है। तो कोर्ट फिर उसको रेमेडी देगी। तो आपको ये देखना है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है ना, वो एक रेमेडी है, जो रेमेडी हमें कोर्ट देती है। देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है, ए और बी के बीच में शादी होती है। ए जो है वो हस्बैंड है और बी जो है वो वाइफ है। अब यहाँ पे वाइफ जो है वो हस्बैंड को छोड़ देती है। अब हम देखेंगे किन किन कारणों से वो छोड़ सकती है, अभी हम आगे देखेंगे। तो बी लेफ्ट ए, मतलब जो वाइफ है उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और वो कहीं और जाके रहने लगी। उसके बाद जो वाइफ है उन्होंने कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिया कि उन्होंने क्यों अपने हस्बैंड को छोड़ा है। बिना वैलिड रीजन के वो कहीं और जाके रहने लगी है। तो इस केस में जो ए, यहाँ पे जो ये हस्बैंड है, ये कोर्ट में जा सकता है, ये कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और कहेगा कि सर मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दीजिए, मतलब जो मेरे मैरिज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आप रेमेडी दिलाइए मुझे। तो कोर्ट वहां पे, अब कोर्ट के वहां भी दो चीज होगी। पहली चीज, if one of the party to marriage withdraws from the society of the अदर। देखो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट जो है इसके दो एसेंशियल है। पहला एसेंशियल ये है, दूसरा एसेंशियल ये है। पहले एसेंशियल में ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा, जो एक पार्टी, कोई भी पार्टी, अब वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक पार्टी दूसरे इंसान को विड्रॉ कर देगी, दूसरे इंसान की सोसाइटी, मतलब उसके पास से वो विड्रॉ कर जाएगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तो ही आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मिलेगा। दूसरा एसेंशियल ये कहता है कि जो लेटर पार्टी, मतलब इस केस में लेटर पार्टी कौन हुई, हस्बैंड। बी तो छोड़ के गई, तो बी ने पहले छोड़ दिया, अब बचा कौन, अब हस्बैंड बचा। तो जो हस्बैंड है वो एंटाइटल्ड है, मतलब उसके पास पूरी रेमेडी है कि वो कोर्ट में आ सकता है, वो कंपेल कर सकता है दूसरी जो फॉर्मल पार्टी, मतलब कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को कंपेल कर सकता है कि तुम्हें मेरे साथ आके रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने मैरिज करा है, शादी करी, और शादी का एक एसेंस क्या है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रहेंगे। तो ये है। लेकिन अब यहां हम देखते हैं कहाँ पे बता रखा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। सेक्शन 9 जो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है दैट व्हेन ईदर हस्बैंड और वाइफ हैज विड्रॉन हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज दिए आपने दूसरे इंसान को छोड़ दिया, हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया या फिर वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया, वो भी बिना रीजनेबल एक्सक्यूज दिए। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब कि जिस पार्टी के साथ ये हुआ है, अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ा है तो वाइफ यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी बनेगी। वाइफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके गुहार लगा सकती है, वो कह सकती है कि सर मेरे जो कॉन्जुगल राइट से, मतलब मेरे जो मैरिज के बाद जो मुझे राइट मिलते हैं कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, उसको वापस दिलाइए, मेरे हस्बैंड से कहिए कि मेरे साथ आके रहे। तो ये है। इसमें क्या है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लो है, ये है सुरिंदर वर्सेस गुरदीप। सुरिंदर वर्सेस गुरदीप ये है आपका 1973 का केस। इसमें कोर्ट ने तीन इंपॉर्टेंट चीजें बोली, तीन इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स बोले हैं, उसी के बाद आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट मिलेगा, उसी के बाद आपको रेमेडी मिलेगी। तो पहला कोर्ट इसमें यह कहता है कि रिस्पोंडेंट हैज विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पिटिशनर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, मतलब आपने कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं दिया है। सेकेंडली, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, यहाँ पे कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि जिस इंसान का
कॉन्जुगल राइट का वायलेशन हुआ है उन्होंने पूरे ट्रू फैक्ट दे रखे, उन्होंने ट्रू स्टेटमेंट दिए हुए। द कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटीशन। तीसरा, देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड। ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे चीज लिखी है ना, ये कि यहाँ पे देयर इज नो लीगल ग्राउंड, मतलब कि कोई भी लीगल ग्राउंड आपको नहीं रोकेगा। देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड। तो कोर्ट आपको पूरी तरह से आपको रेमेडी देगी और आपका कोई भी लीगल ग्राउंड आपको नहीं रोक सकता रेमेडी देने के लिए। ये है। अब एक और केस है इसमें, वो है मिर्चुमल वर्सेस देवी। इस केस को आपको इंपॉर्टेंट है, ये केस भी 1977 का केस है। इस केस में क्या होता है, मिर्चुमल जो होता है वो हस्बैंड होता है और जो देवी जो होती है वो वाइफ होती है। इन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद जो देवी है इसकी वाइफ, ये कहीं और जगह में जॉब करती है। मान लीजिए ये किसी और स्टेट में जॉब करती है। तो ये जो हस्बैंड होता है ये कोर्ट के पास चला जाता है। ये कोर्ट से कहता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रह रही है, वो जॉब के चक्कर में कहीं और जाके रह रही है और मेरे यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हो रहा है, मतलब कि मेरा जो मैरिज के बाद राइट था कि अपनी वाइफ के साथ रहना, वो वॉयलेट हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है कि नहीं, आपका कोई राइट वॉयलेट नहीं हो रहा है। अगर आपकी वाइफ कहीं और जाके जॉब कर रही है तो आपकी वाइफ को पूरी अथॉरिटी है। वो समय गया, पहले का समय था जहां पे हस्बैंड और वाइफ एक ही रूफ के अंदर रहते थे और हम वाइफ को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। यहाँ पे आपकी वाइफ दूसरे स्टेट में जॉब कर रही तो उसको अलाउ है ये करना। कोर्ट क्या कहता है कि कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट प्रपोजिशन दैट वाइफ मस्ट ऑलवेज स्टे अंडर द रूफ ऑफ द हस्बैंड माइट बी राइट इन द पास्ट। ये पास्ट का राइट हो सकता है, पर लेकिन अभी जो हमारा आज का जो सोसाइटी है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इक्वालिटी दी गई है दोनों को ही, हस्बैंड मेल और फीमेल दोनों को ही, कि वो अपनी जॉब कर सके। यहाँ पे कुछ भी हम लोग अनइक्वालिटी नहीं कर सकते सेक्सेस के बीच में, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों को ही ये राइट दिया गया है। अगर आपको पता होगा हमारा फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 19 हमें ये कहता है कि हमें फंडामेंटल राइट मिला है कि हम ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये कह देना कि मेरी वाइफ को मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए, वो जॉब भी नहीं कर सकती, ये सही नहीं है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका है और यहाँ पे वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे जाके जॉब कर सकती है। तो ये है मिर्चुमल वर्सेस देवी का केस। तो हाँ, इतना आपको इसमें देखना है, किसमें, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में।